22 जनवरी 2024 अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ और उसके बाद पूरे देश भर से तस्वीरें आनी शुरू हुई। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ दिखाई देने लगा और उसके बाद ये सवाल पूछे जाने लगा कि क्या ये केवल धार्मिक आयोजन था या फिर इस आयोजन के साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की अपनी पिच सेट कर दी है। सवाल ये भी कि क्या राम मंदिर ही 2024 के लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। सवाल ये भी कि विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, वो इस पूरे जो माहौल बना हुआ है राम मंदिर के बाद से, इसका काउंटर कैसे करता है। तो क्या है इन सारे सवालों का जवाब, इसे समझने के लिए हमने बात की लोकमत से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल से। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कल पूरे देश ने जिस तरीके से देखा, पूरा देश राममय हुआ, इसे किस तरह से देखा जाए? एक धार्मिक आयोजन या फिर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन? देखिए, धर्म के रास्ते से होते हुए राजनीति की तरफ जा रहा है ये कार्यक्रम। और जाहिर तौर पर इस बात का सबको अंदेशा है भी और सबको पता भी है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, पर मामला भगवान राम से जुड़ा हुआ है। और यही एक बड़ा कारण था कि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं समझा। हालांकि सबको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन सबको पता था कि अगर वो वहां जाएंगे तब वो फंसेंगे और नहीं जाएंगे तब वो फंसेंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, सबको निमंत्रण दिए गए। सबने लिख के बताया कि हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो सबको इस बात का अंदेशा था कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें जाने से देखिए, बीजेपी की जो खेलने का स्टाइल है वो धर्म की पिच पे खेलते हैं, और उस पिच पे कोई अगर खेलना चाहेगा तो वो नहीं खेल पाएगा, वो आउट हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो उसमें बहुत स्ट्रांग है। उनका उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो धर्म है, और उसमें आप उनको बीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए विपक्ष ने समझा कि वहां जाके जाना और उनकी पिच पे खेलने से नुकसान होगा। जो आपका एग्जिस्टिंग वोट बैंक है, जो बचा कुचा वोट बैंक आपके पास बचा हुआ है, जो पिछले चुनाव में आपको, वो भी आपसे नाराज ना हो जाए, वो अभी आपसे खफा ना हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष का ये फैसला था कि वो आ, इस कार्यक्रम में एग्जिस्टिंग वोट बैंक को बचा के रखना है और अपने आप को एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में दिखाना है। तो ये एक कोशिश थी विपक्ष की इसके साथ में। और दूसरा, आ, इसमें इस बात को लेकर कोई कोई मुझे लगता नहीं कोई गुंजाइश बची है कि ये कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ था। तो ये तो एक साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें, और तो उसी तरीके से मतलब इसका ये आयोजन भी कहा किया जा गया। सकता है सर कि पिच सेट हो गई है 2024 के चुनाव की, एक तरीके से बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। देखिए, मैं इसको ऐसे कहूंगा, ये मैंने पहले भी कहा है कि राम मंदिर 2024 का बालाकोट बालाकोट स्ट्राइक है। और जितनी इन्वेस्टमेंट बीजेपी ने इसमें कर दी है, जिस हिसाब से इसको, इस आयोजन को चलाया गया है, दिखाया गया है, घर घर पहुंचाया गया है, 10 करोड़ लोगों तक आपने निमंत्रण के चावल भेजे, सबके आप घर गए, सबसे आपने चंदा मांगा, दान मांगा, फिर उसके बाद आपने कहा कि आप दिए जलाइए। हर हर घर तक आपने पहुंचने की कोशिश की। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कई कई प्रदेशों में आपने इस आयोजन को बचाने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री 10 दिन तक लगातार मंदिर मंदिर घूमते रहे, गए और एक मैसेज देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इस स्पेसिफिक इशू में की गई है, तो वो जाहिर तौर पर साफ है कि बीजेपी इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाली है। जी। सर जैसे आपने अभी बताया कि इसकी वजह से हर घर घर तक बीजेपी ने अपनी ऐसे सोचा अपना खुद को जो है वहां पे साबित किया है। हम्म। अपोजिशन इसको काउंटर कैसे करेगा सर? जैसे अगर हम कल की बात करें तो ममता बनर्जी ने सर्वधर्म रैली निकाली, केजरीवाल सुंदरकांड करवा रहे हैं, राहुल गांधी मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे बट वो जा नहीं पाए। तो सब ने कुछ न कुछ उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव में एक अपने अपने जो भी उनकी सीमाएं थी उनमें करने की कोशिश की। क्या ये काउंटर कर पाएगा जो कल आयोजन अयोध्या में हुआ और जो बाकी जगहों पर अलग अलग विपक्षी नेताओं ने किया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के धर्म की पिच पे विपक्ष की कोई भी पार्टी खेल नहीं पाएगी। चाहे ममता, देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके एक मार्च निकाला। सब धर्म गुरु उनके साथ थे, तो उन्होंने अपने आप को एक सेकुलर नेता दिखाने की कोशिश करी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं
शिव भक्त के यहाँ जाना चाहता हूँ, शिव मंदिर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल हमेशा इस पिच पे खेलते हैं, लेकिन उनका जो खेलने का स्टाइल है वो बहुत छोटा है कि वो दिल्ली तक ही सीमित है, सुंदरकांड कराएंगे। और इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि उनकी जो विचारधारा है, हालांकि वो ये कह के आए थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन अब जब जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो बीजेपी की पिच पे जाके खेलते हैं, चाहे ये सुंदरकांड की बात हो या उससे पहले हनुमान चालीसा की बात हो, सीएए को लेकर जागरूक की बात है। तो बीजेपी का एक छोटा आदमी पार्टी है, इसके पास बीजेपी के इस धर्म कार्ड का कोई काउंटर नहीं है। इनको इस बात का अच्छे से पता है कि हम इस पे जाके खेल ही नहीं सकते। और जिस हिसाब से बीजेपी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, घर घर तक पहुंचाया है, उस मामले में, मशीनरी के मामले में भी विपक्ष के पास बीजेपी से लड़ने के लिए कोई भी ऑल्टरनेट दिखाई नहीं देता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बीजेपी के इस राम मंदिर का ऑल्टरनेट विपक्ष के पास नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, देखना ये है कि किस हद तक इस इशू के ऊपर जनता वोट करेगी, क्या उत्तर भारत में ही करेगी या दक्षिण भारत में भी करेगी, कैसा इसका इम्पैक्ट रहेगा, ये नतीजों के बाद समझ में आएगा। लेकिन बीजेपी ने इससे एक बड़ा इवेंट और घर घर तक पहुंचाने में मुझे लगता है कि पूरी सफल रही है, खास तौर पर उत्तर भारत में। जी। सर, जैसे आपने कहा कि इस मुद्दे पर तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी का सामना नहीं कर सकती। जैसा कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में अगर लोगों को चुनना होगा तो जाहिर सी बात है वो उधर ही जाएंगे। तो जो अन्य मुद्दे बचते हैं, जैसे लगातार जो राहुल गांधी मुद्दा उठाते रहते हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, कांग्रेस पार्टी उठाती रहती है, या फिर जो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात होती है कि सांप्रदायिक सद्भाव एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, पिछले 10 सालों में ये खराब हुआ है। तो क्या ये मुद्दे काउंटर कर पाएंगे जो अन्य मुद्दे हैं इसके अलावा जो विपक्ष लगातार उठाती रहती है? देखिए, आप ये समझिए कि भले ही 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, लेकिन उसका जो वोट था वो लगभग 10 करोड़ के प्लस था, और इतना ही उसी के आसपास वोट कांग्रेस को 2009 में मिला था, जब कांग्रेस सेकंड टाइम सत्ता में आई थी, यूपी की सरकार बनी थी। तो अब कांग्रेस को ये देखना है कि वो कैसे अपने इस बचे हुए वोट को इंटैक्ट रखे। और जो आपका सवाल है कि भाई, आप अपना सवाल एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ। अ, जैसा कि आपने कहा सर कि इस सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की उसमें वे सफल नहीं हो सकते। तो जो बाकी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी या सांप्रदायिक सद्भाव वगैरह के, क्या हम्म। उनके जरिए विपक्ष काउंटर कर पाएगा राम मंदिर के जो लहर खड़ी की है बीजेपी? हाँ, अब मैं उस पे आता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को जो जितना 10 करोड़ प्लस वोट मिला था, वो उतना ही वोट उनको 2009 में मिला था, और 2019 में फर्क ये था कि उनकी सिर्फ 52 सीटें आई थी। तो जाहिर तौर पर इनके पास एक एक वोट बैंक है, जो इनका अपना वोट बैंक है, जो खिसक नहीं रहा है 10 साल के सत्ता में बाहर रहने के बावजूद भी। और कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र करती है कि देश में बेरोजगारी है, पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। अब देश की जनता को इस बात का फैसला करना है कि कैसे, इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का ज्यादा फोकस जो है दक्षिण भारत के ऊपर है। उनको लगता है कि वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ धर्म का नैरेटिव इतना काम नहीं करता है जितना जितना नॉर्थ इंडिया में करता है। तो अब इनको ये देखना है विपक्ष को कि वो कैसे मिलजुल के बेरोजगारी के इशू पे, महंगाई के इशू पे। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि राहुल गांधी ही हो, वो बार बार इस बात की बात करते हैं कि ओबीसी ओबीसी का मुद्दा, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी हिस्सेदारी। उतनी हिस्सेदारी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई तो एक इशू रहेगा, लेकिन उससे बड़ा इशू रहेगा कि ओबीसी का मुद्दा, कि जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी मिले। ये बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसा लगता है इन लोगों को कि धर्म की जो काट है, जो उसका ऑल्टरनेट है, वो जाति हो सकती है। तो इसीलिए आ, सत्ता पक्ष धर्म की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, और विपक्ष जो है वो ओबीसी जनगणना की बात कर रहा है। अब किसकी बात जनता सुनेगी ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों के इशू जो है वो सेट है। वो अपने अपने इन दोनों मुद्दों के ऊपर जनता के बीच जाने वाले हैं। जी। अब जनता इसको कैसे लेगी, कैसे नहीं लेगी, धर्म की बात ज्यादा सुनेगी, जाति की बात ज्यादा सुनेगी, ये बाद में समझ में आएगा जब हमारे पास कुछ डाटा आएगा या रिजल्ट हमारे सामने होगा। जी। सर, आखिरी सवाल है मेरा।
ये कि आपने कहा कि जैसे इंडिया गठबंधन ने बायकॉट करने का फैसला किया, और जो अपना थोड़े से भी मतलब जो भी रहा उनको हित साधने की कोशिश की, उसके जरिए अपने वोट बैंक बचाने की कोशिश की। लेकिन सर जब जो कल विजुअल आए जैसे कि हमने देखे, उसमें जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो लोग पूजा कर रहे थे, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बसपा से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े हुए, सपा से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, बट सब लोग कल के दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो क्या विपक्षी गठबंधन को इसका नुकसान ज्यादा उठाना पड़ सकता है जो कल के कार्यक्रम का बायकॉट के, खास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि हम इसको डिनाई करते हैं, हम इसको अस्वीकार करते हैं निमंत्रण को, तो क्या ये मैं उसी बात मैं मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए, सब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो पत्र लिखा, सबकी भाषा एक ही थी, सबका मतलब एक ही था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब आप देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि चंपत राय जी, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है और मैं परिवार समेत आऊंगा, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। उन्होंने उसको ओपन छोड़ दिया, उसको क्लोज नहीं किया। ऐसा ही केजरीवाल ने किया कि मेरे माता पिता आना चाहते हैं। हाँ, ऐसे पवार साहब ने किया कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मंदिर जो उसका निर्माण है पहले पूरा हो जाए। तो सब ने उसको खुला छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भाषा के चलते, यानी जी, जिस व्यक्ति ने उस लेटर को ड्राफ्ट किया था, आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया उसमें कि जिसमें आपकी एरोगेंस नजर आती थी कि हम नहीं जाएंगे। आप ये कहते हैं कि हम 22 को नहीं जाएंगे, हम 25 को जाएंगे, हम रामनवमी को जाएंगे, हम 2025 में जाएंगे, हम 27 में जाएंगे, हम 2030 में जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था, जब इस फैसले को लेकर कांग्रेस की भीतर बैठक हुई थी, उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नेताओं के बीच दो अलग अलग राय थी। उत्तर भारत के लोगों ने ये कहा था, नेताओं ने, कि जो यूपी कांग्रेस है वो 22 तारीख से पहले जाए और वहां पे जो भी दर्शन करके आए, स्नान करके आए सरयू में। और जो हमारी लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो 22 तारीख के बाद किसी भी एक दिन जाके दर्शन करने जाए। लेकिन जब वो चिट्ठी आई, जब वो प्रेस रिलीज जारी की गई जयराम रमेश की तरफ से, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसकी भाषा बहुत खराब थी। उसमें उसमें आपको ये समझ नहीं आया कि पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, जनता का चाहती क्या है। आप पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। आज की डेट में राम मंदिर को जनता के बीच एक इमोशन है, एक सेंटीमेंट है। आपने उस बात का कतई ख्याल नहीं रखा और आपने सीधी सीधी चिट्ठी जारी करके कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और मुझे लगता है चुनाव में भी होने वाला है। इसीलिए अलग अलग नेताओं ने, खासतौर पर उत्तर भारत के नेताओं ने इस बात को सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। तो इस बात को लेकर पार्टी में वो झगड़ा है कि ऐसी भाषा की चिट्ठी क्यों ड्राफ्ट की गई और इसे ओपन क्यों नहीं छोड़ा गया, इसे बंद क्यों कर दिया गया कि हम नहीं जाएंगे। जी, तो भाषा को लेके और ये कहना कि हम नहीं जाएंगे, इस बात को लेके काफी दो तीन राय है पार्टी के अंदर। और इसीलिए इस बात को देखते हुए बहुत सारे नेताओं ने विपक्ष के राम मंदिर के शिलान्यास को और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ने वाला है और उनका वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। इसीलिए पार्टी से हटके विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल आपको दिखाई दिए। जी। थैंक यू सर, आपने हमें अपना समय निकाल के दिया, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, देखते रहिए लोकमत हिंदी।